हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में THR भी बोल देते हैं। T से टोटल, H से हिप और R से रिप्लेसमेंट। जो हिप जॉइंट होता है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है कि जिसमें एक ऐसे गोली जैसी कोई चीज़ हो और एक ऐसे सॉकेट हो जिसमें वो फंस जाए। तो जो हिप का जॉइंट है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ये सॉकेट होगी, ये उसकी बॉल होगी, इसके अंदर ये ऐसे काम करता है, ऐसे चलता है। तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो इसमें जो हीमोफिलिक्स हैं उनमें प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है। हीमोफीलिया में माइल्ड हीमोफीलिया और मॉडरेट में थोड़ी सी कम आती है। जो सीवियर हीमोफिलिक हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो प्रॉब्लम किसी में भी आ सकती है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो जो हमारा HFI का मोटो है, चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन फ्री ऑफ पेन, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं कि उसके तहत HFI भी हेल्प करती है इसमें कि अगर किसी ने हिप रिप्लेसमेंट करानी है, नी रिप्लेसमेंट करानी है या कोई भी सर्जरी करानी है तो उसके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड आती है वो भी भेजी जाती है। कुछ हीमोफिलिक सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत से जैसे CMCs हैं, एम्स में भी जाती है। तो जैसे केम हॉस्पिटल हो गया बॉम्बे, वहाँ पे भी जाती है। CMC वेल्लोर में भी जाती है, CMC लुधियाना में भी आती है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड होती है जो HFI प्रोवाइड करती है, जो फॉरेन कंट्री से हमें हीमोफीलिया फेडरेशन, वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन से फैक्टर्स आते हैं, वो हमें HFI के थ्रू मिलते हैं। तो उसके लिए आपको फैक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाते हैं। तो सर्जरी का खर्चा आपको उठाना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो काफ़ी कम है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे CMC वगैरह हो गया, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 लाख के बीच एक सर्जरी हो जाती है। तो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे कम कॉस्ट पे भी हो जाती है, जैसे CMC वेल्लोर है, वहाँ पे 1 लाख के करीब ही खर्चा आता है, वहाँ पे सर्जरी हो जाती है। और मेरे ख्याल से बेस्ट है सेंटर CMC वेल्लोर फॉर हिप रिप्लेसमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट। तो ऐसे शादरी करके वहाँ पूना में है हॉस्पिटल्स, तो वो भी बहुत अच्छे सेंटर्स हैं। वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो भी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो उन लोगों को वो कम पैसों में सर्जरी कर देते हैं। फैक्टर्स वहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाती हैं। हीमोफीलिया सोसाइटी पूना से प्रोवाइड हो जाते हैं HFI के थ्रू, और ह्यूमैनिटेरियन एड से मिल जाते हैं। तो ऐसे केम हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी फैक्टर मिल जाता है और आपकी सर्जरी हो जाती है। चलिए, ये तो इन शॉर्ट आपको सर्जरी के बारे में बताया था। तो हम बात करेंगे कि THR होता क्या है। तो इसमें एक तो हेड ऑफ द फीमर, जो आपकी नीचे टांग की हड्डी आ रही है ना, उसका ये ऐसे हेड, उसको रिप्लेस करते हैं। और एक कप होता है जो आपकी चूल्हे में जाके फंसता है, जिसमें वो हेड जाके फंसेगा। तो इसे हम THR बोलते हैं। एक कुछ लोगों में ओनली पार्शल भी कर देते हैं कि ओनली हेड को ही रिप्लेस करते हैं और वो कप आपका ओरिजिनल वही रह जाता है। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें बाद में फिर कप रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ जाती है, तो दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाएं। तो जो इसमें इंडिकेशंस हैं वो ये है कि आपके पेन है, जो पेन नहीं कंट्रोल होता, कि आपकी सपोज़ करें हिप जॉइंट में डैमेज हो गया तो उसमें पेन कंट्रोल नहीं होता आपका। आप रोज़ के जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, तो डेली एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाते। आप नॉर्मल तुर फिर नहीं सकते, बाथरूम तक नहीं कुछ लोगों से जाया जाता। तो
ये तो हम समझ सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ, जैसे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं पहले कि किसी के भी जैसे जॉइंट में ब्लीड हो गया तो उसको कंजर्वेटिवली पहले मैनेज करते हैं कि उस कंजर्वेटिव का मतलब कि विदाउट सर्जरी, तो उसको कैल्शियम वगैरह दवाइयाँ दे के और पेन किलर भी दे के उनको रेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं। और उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी होती है जिससे उसके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर वापस आ जाती है। तो जिसमें साइकिलिंग भी है, फिजियोथेरेपी है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के बावजूद भी अगर आपका पेन नहीं ठीक होता तो आप उसके बाद चल नहीं पाते, फिर आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसमें जॉइंट डैमेज जो होता है, पहले हम उसको समझते हैं कि जॉइंट डैमेज होता क्यों है। तो हीमोफीलिया में जब कभी जॉइंट में ब्लीडिंग हो जाए, हेमार्थ्रोसिस हो जाए, तो उससे जो ब्लड निकल के वो जॉइंट स्पेस में चला जाता है, तो वो ब्लड अल्टीमेटली वो टूटता है ब्लड। तो ब्लड में हमें मालूम है कि ब्लड में आयरन होता है। तो वो जो आयरन होता है ना, वो हमारी जो हड्डियों का कैल्शियम होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। जब वो उसके साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कुछ जगह से मीन्स डिज़ोल्व हो जाता है, खुर जाता है और उसकी बोनी स्पाइक्स बन जाती हैं, एक तरह के अंदर कांटे बन जाते हैं। तो वो बोनी स्पाइक्स जो हैं वो फिर अल्टीमेटली जो आपकी कार्टिलेज है उसको डैमेज करते हैं। तो जब फिर कार्टिलेज डैमेज हो जाए, बोनी स्पाइक्स बढ़ जाएं, तो उसमें एक छोटे छोटे सिस्ट भी बन जाते हैं जिनको रसौली बोलते हैं। तो हीमोफिलिक्स में तो ये आमतौर पर देखा गया है कि अगर आप एमआरआई करवाएंगे तो उसकी रिपोर्ट में आएगा कि उसमें सिस्ट हैं, छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं। सिस्ट का मतलब होता है रसौली। वो बोनी सिस्ट होते हैं, उसका ऐसे खतरा नहीं होता जैसे हम नॉर्मली कहीं सोच लें ना कि किसी के रसौली बन गई जी, तो वो रसौली तो बढ़ती जाती है। तो ये बोनी सिस्ट छोटी होती हैं और इतने अग्रेसिव नहीं होते कि वो बहुत जल्दी फैल जाए, बड़ा साइज़ हो जाए उनका और उस सिस्ट की वजह से हमें सर्जरी करनी पड़े। लेकिन सिस्ट बन जाते हैं। तो सिस्ट होने के बावजूद भी आप 5 साल 10 साल उसके बाद भी निकाल सकती हैं आसानी से, कोई इतनी वो खतरे वाली बात नहीं होती। लेकिन उसका आपको रेगुलर कि साल 1.5 साल के बाद दोबारा एमआरआई, एक्सरे उसका रेगुलर करवाना चाहिए कि आप उसकी प्रोग्रेस कंपेयर कर सकें कि सिस्ट कितने बड़े हो रहे हैं या कितना लॉस हो रहा है। तो इसमें जो डैमेज हो जाता है उसको बोलते हैं कि हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी। तो जो हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी है उसकी फिर आगे ग्रेडिंग होती है कि आपका जॉइंट कितना डैमेज हो गया। मेन तो जो वेट बेरिंग एरिया है जॉइंट का, जैसे ये जॉइंट है तो ये जॉइंट तो पूरा इतना है, लेकिन इसका वेट बेरिंग एरिया इतना ही है। इसके ऊपर ही नॉर्मल हमारा जो ऐसे कप आके फंसता है तो उसके ऊपर हमारा वेट आता है। तो जो वेट बेरिंग एरिया है वो जब डैमेज हो जाए तो उसको हम फिर आगे सोच सकते हैं कि इसको हिप रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। तो उसकी कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं, जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कोई सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इवन ग्रेड 3 को भी आप कुछ साल तक लटका सकते हैं कि उसके साथ अगर आप स्टिक वगैरह की हेल्प ले लें तो ग्रेड 3 से भी आप 5 साल 10 साल तक निकाल सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे से पेन नहीं बियर होता, स्टिक से भी नहीं चला जाता, तो फिर आप ग्रेड 3 में भी आप सर्जरी के लिए सोच सकते हैं। बेसिकली तो ये सर्जन और पेशेंट का म्यूचुअल डिसीजन होता है कि हमने सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी। तो ग्रेड 4 में तो फिर जब ज़्यादा डैमेज हो जाए और जॉइंट बिल्कुल अटक की जाए, कार्टिलेज ख़त्म हो जाए, तो वो बिल्कुल फंस जाता है। तो उसमें ये हाईलाइन कार्टिलेज जो होती है, जो इसके अंदर कवर करती है, उसको हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। जब वो कार्टिलेज जैसे ये और ये दोनों बोनी पार्ट है तो इसके अंदर एक गुद्दे नमा चीज़ होती है
जो उसका कुशनिंग का काम करती है। तो कुछ हद तक कार्टिलेज रीजनरेट भी हो जाती है। तो रीजनरेट एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ही होती है, और अच्छी डाइट लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, तो बीटा कैरोटीन्स वगैरह की डाइट लें अच्छी, तो उसमें कार्टिलेज रीजनरेट हो जाती है। अलसी वगैरह जो वो भी खानी चाहिए, ठीक है। अलसी, अखरोट ऐसी चीज़ें हैं जो मस्ट है। आलमंड्स, अलसी, अखरोट। तो जो नॉन वेज ले सकते हैं वो नॉन वेज भी ले लें। ये खरोड़ों का सूप आता है, वो भी अच्छा होता है। तो लेकिन उससे, खरोड़ों के सूप से थोड़ा सा एक ये रिस्क होता है कि उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। तो फ़ैट की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है, जो कि हीमोफिलिक के लिए फिर आगे नुकसानदायक है। तो इसलिए खरोड़ों का सूप थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लें जो नॉन वेज लेते हैं। तो अलसी ले सकते हैं, अलसी बेस्ट है। तो उसमें जब तक आपका पेन बियर कर सकते हैं, कि ये नहीं कि आपको थोड़ी सी तकलीफ़ है तो आप सर्जरी के लिए बोल दें। मेरा आज वीडियो बनाने का रीज़न भी यही था कि आज मेरे को एक कॉल आई। उस लड़के की एज है 19 ईयर्स, और उसका पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था थोड़े 2-4 महीने पहले। तो फिज़ियोथेरेपी के लिए वो एक दिन गया था, वहाँ पे फिज़ियोथेरेपी उसने एक दिन करवाई, तो उसके बाद गया नहीं। तो अभी वो कह रहा है कि मैंने जी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो पहली बात तो आप ये समझें कि इसमें कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि कब आपने कोई सर्जरी करवानी है। जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इसमें सबसे पहली इंडिकेशन तो है एज। जैसे 20-22 साल तक तो ग्रोइंग एज होती है। तो ग्रोइंग एज में तो कभी भी सर्जरी नहीं करते जॉइंट रिप्लेसमेंट की, अनलेस उसमें कोई आपका फ्रैक्चर ही हो जाए, जॉइंट टूट ही जाए और वो कंजर्वेटिवली या इंटरनल फिक्सेशन से वो ना बन पाए, बात उसकी वो ठीक ना हो सके, फिर जाके वो सोच सकते हैं कि इसमें सर्जरी करें। तो अगर इलेक्टिवली आपने करनी है सर्जरी, मीन्स सोच समझ के करनी है कि प्लान करके करनी है, तो उसमें 20-22 साल की एज में नहीं करते, सिर्फ इमरजेंसी में करते हैं। तो इसमें कम से कम एज तो है कि 30-35 साल से ऊपर एज हो, क्योंकि तब तक पूरी बोन्स वगैरह ग्रो कर चुकी होती है, बोन की थिकनेस भी बन जाती है। क्योंकि जो इसमें सर्जरी करती है ना, उसमें जो फीमर होता है, ये सपोज करिए आपकी नीचे वाली लेग की बोन है, तो ये इम्प्लांट है, ये इसके अंदर इसमें फ़िट होगा। तो इसमें ये वाली बोन है, इसकी आपको ताकत चाहिए, ये इस इम्प्लांट को पकड़ सके, इसको सह सके, इतनी इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बोन डेंसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपकी सर्जरी हो पाएगी। तो अगर आपकी बोन डेंसिटी नहीं है, ये पार्ट आपका कमज़ोर है, ये लेग वाला बोन है, लेग की फीमर बोन, तो अगर ये कमज़ोर है तो उसमें क्या होता है कि इम्प्लांट डाल दिया तो उसके बाद ये शैटर भी कर सकती है, ये सारी बिखर सकती है, ये बोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो आपका वो फेलियर हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहली कंसिडरेशन तो है इसमें एज की, कि आपकी एज 30-35 साल से ऊपर हो, कम से कम 28 साल, 25 से 28 साल से ऊपर हो, तो सर्जरी के लिए हम सोच सकते हैं। सेकंड है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। इसमें हम हीमोफीलिया में तो सबसे पहले मेडिकल कंडीशन तो हीमोफीलिया ही है। तो हीमोफीलिया, डायबिटीज़ और आपका ये ब्लड प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें तो सभी सोची जाती हैं। तो अगर आप पूरे फिट हैं दूसरी चीज़ों से, तो ही आपकी सर्जरी हो पाती है। तो हीमोफीलिया में ये जॉइंट डैमेज कैसे होता है? इसमें एक तो रीज़न ये है कि रिपीटेड ब्लीड हो गया, आपके एक बार ब्लीड हो गया, डैमेज तो एक बार से शुरू हो जाता है। जब एक बार जॉइंट स्पेस में ब्लीडिंग होगी तो उसने डैमेज शुरू कर देना है, लेकिन वो कुछ हद तक वो रिपेयरेबल होता है कि बॉडी उसको झेल लेती है। तो अगर
3 से 4 बार ब्लीड हो गया रिपीटेड, तो वो आपकी जगह पे फिर वो आपका जॉइंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उससे वो आपका कैल्शियम उसमें डिज़ोल्व होने लग जाता है और बोनी स्पाइक्स बन जाते हैं और वो जॉइंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। और सेकंड इसमें है कि सब क्लिनिकल ब्लीड्स, कि आपका एक ब्लीड हो गया सपोज़ करिए, और उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्लीड हुआ, लेकिन इतना सा ब्लीड है कि आप पेन की सह सकती हैं, आप उतना पेन जल जाते हैं और उतना जेल के पेन आप नॉर्मल तुरे फिरते रहते हैं, और हम उसमें अनगैली कर लेते हैं कि हमने फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर रहने दो यार, क्या लगवाना है, जाना पड़ेगा फैक्टर लगाने के लिए। तो वो जो सब क्लिनिकल ब्लीड्स होती हैं, जो सब क्लिनिकल ब्लीड उसको कह देते हैं कि इतना ब्लीड ना हो कि हमें डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम क्लिनिक पे जाएं, उसको सब क्लिनिकल ब्लीड कह देते हैं। कि थोड़ा सा ब्लीड हुआ, आप उसको नज़रअंदाज करते हुए आप अपना काम कर रहे हैं, वो पेन भी होने के बावजूद भी आप चल फिर रहे हैं, तो वो जो ब्लड अंदर आपके पड़ा रहता है जॉइंट में, तो उसने अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होना ही है और उसने आपका जॉइंट ख़राब करने का। तो वो सब क्लिनिकल ब्लीड्स अगर आपको होते रहते हैं तो वो 5-7 साल, 8 साल में, 10 साल में वो आपकी जॉइंट को ख़राब कर देते हैं। ये नहीं है कि आपको मेजर ब्लीड्स ही हों, सब क्लिनिकल ब्लीड्स उससे ज़्यादा ख़तरनाक हों मेजर ब्लीड से। मेजर ब्लीड में तो आपको मालूम चल गया कि मेरे ब्लीड हो गया और आपने रेस्ट कर लिया और उसको मैनेज कर लिया, लेकिन सब क्लिनिकल ब्लीड में आप अनगैली करते हैं, जिस वजह से आपको डैमेज होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। और नॉर्मल लोग हैं जो, उनमें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और जो ओस्टियोपोरोसिस है, वो चीज़ें हैं जो उनकी वजह से रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। और जो ओस्टियोपोरोसिस है, जिसको हम बोलते हैं कि हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों में से कैल्शियम लेवल कम हो जाना, वो हीमोफीलिया में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोफिलिक्स में कैल्शियम का लेवल हमेशा ही कम रहता है। तो 9 से कम ही रहता है हीमोफिलिक का। आप कभी भी सीरम कैल्शियम लेवल चेक करवा के देखना, 8, 8.5 के करीब ही आएगा। तो उसकी वजह भी यही होती है कि हमारे जो ब्लीड्स होते रहते हैं उसमें कैल्शियम यूटिलाइज होता रहता है, तो वो कैल्शियम लेवल कम रहता है। तो उसके लिए हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए, किसी भी कंपनी का ले लें, मैं कोई ऐसे आपको भी एडवाइस करूँगा। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स कोई भी आप ले लें। तो आजकल तो ये मार्केटिंग में और बहुत सी कंपनी हैं, तो उनके रेगुलर आप कैल्शियम लेते रहें, अच्छी कंपनी का लें कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट और वो लेते रहें। तो नॉर्मल जो है मिल्क है और ये मखाने वगैरह है, ये चीज़ें हैं जो इनसे भी आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकती हैं, लेकिन इनमें इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं होता। जैसे एग में भी हम देखें तो एग में लोग सोचते हैं जी प्रोटीन बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, तो अंडे में 8 ग्राम तक भी कैल्शियम नहीं होता। तो ये तो नहीं है कि आप एक दिन में पूरी 2 ट्रे अंडे खा जाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल पूरा हो जाए। तो नॉर्मल पर्सन को 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। तो जो कि आपको दूध दही से तो मिलता ही है, तो उसके साथ आप 500 मिलीग्राम, कम से कम 500 से 1000 मिलीग्राम ही ले लें, क्योंकि हीमोफिलिक में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उतना कैल्शियम इंटेक आपका होना चाहिए अडल्ट्स में। तो ये मत सोचें कि हम अंडे खा लेंगे तो उनसे हमारा कैल्शियम पूरा हो जाता है। रोज़ खाओ अंडे और बाद में खाओ डंडे। जो इनका मोटो था ना कि रोज़ खाओ अंडे, ना तो अंडों से प्रोटीन पूरा होता है, ना ही अंडों से आपका कैल्शियम पूरा होता है। तो चलिए, फिर उसके बाद हमारे आ जाता है जी कि इसमें जो इम्प्लांट्स डालती हैं, वो इम्प्लांट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो इम्प्लांट्स है वो 2 तरह के इम्प्लांट्स आते हैं।
एक तो होते हैं सीमेंटेड इम्प्लांट्स, एक होते हैं नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स। सीमेंटेड इम्प्लांट्स वो होता है जिसमें वो बोन में, जैसे उन्होंने शेक किया, जैसे ये बोन है, इसमें वो शेक करते हैं, ऐसे रेती जैसी चीज़ होती है, उससे पहले ड्रिल से करते हैं, फिर रेती जैसी चीज़ होती है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उससे उन्होंने उसकी शेप बनाई। और एक बोन सीमेंट होता है, वो उसके ऊपर लगाया इम्प्लांट के ऊपर, और ऐसे उसको अंदर डाल दिया, और उसने 5-7 मिनट में ही उसने सूख जाना है बोन सीमेंट ने, और उसने पकड़ कर लेनी है, और उसके बाद वो जॉइंट को बंद कर देती है। और नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स क्या होते हैं, वो टाइटेनियम होते, सभी टाइटेनियम के ही हैं, और वो नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो सरफेस के ऊपर उसका रफनिंग की होती है, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया होता है जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो इम्प्लांट के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, कुछ रफ़ होते हैं। तो जो रफ़ एरिया होता है टाइटेनियम कोटेड होता है, तो उसके ऊपर मीन्स जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट की लेयरिंग भी आती है, बहुत तरह के आगे आगे आती है इम्प्लांट्स, तो उसके ऊपर बोन जल्दी पकड़ कर लेती है। उसमें क्या होता है कि वो इम्प्लांट को आप फ्रिक्शन से ऐसे थोड़ा, जो पूरा टाइट टाइट फिट हो, ऐसे एक बार लगा देते हैं, और वो 1 हफ्ते में ही पकड़ कर लेता है बोन के साथ। तो इसमें तभी कहते हैं कि आपकी जब सर्जरी होगी तो 1 हफ्ता तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट होता है। सेकंड डे, थर्ड डे आपको थोड़ा सा वेट डाल के देखते हैं बोन के ऊपर, ताकि वो पूरा टाइटली फिट हो जाए। तो उसके बाद बेड रेस्ट होता है। तो 1 महीने तक फिर थोड़ा थोड़ा आप वॉकर से चल सकते हैं। तो 1.5 महीने के बाद उससे थोड़ा ज़्यादा आप चल सकते हैं। 1.5 महीने 2 महीने के बाद आप स्टिक से थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। लेकिन 3 महीने का आपको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। मैंने कुछ लोग देखे हैं, वो जब फील करते हैं कि जी 1.5 महीने के बाद हम फिट हो गए, चल फिर सकते हैं, तो वो स्टिक भी छोड़ देते हैं। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और अनगहली है, जिससे आपका फ्रैक्चर हो सकता है दोबारा से। ये वाली बोन है, ये शैटर कर सकती है, और उसके बाद उसकी वो बात नहीं बनती अगर उसको जोड़ते भी है, क्योंकि फिर वो इस बोन को इकट्ठा करके इसके ऊपर ऐसे तारों से इसको बांध देते हैं, और फिर वो दोबारा से सेकेंडरी हीलिंग होती है उसकी, तो उससे वो बात नहीं बनती। तो हीमोफीलिया में इसका यही है कि मेन थिंग तो सबसे पहले इसमें सभी टेस्ट किए जाएं। सबसे पहले तो आपका डायग्नोसिस किया जाए कि आपका कौन सा फैक्टर लेवल की आपकी डेफिशिएंसी है, फैक्टर 8 है या 9 है। कुछ लोगों का तो हमने देखा है कि 30-30, 35-35 साल तक उनको डायग्नोसिस ही गलत था। मतलब कि एक अभी लड़का हमारे इधर था पंजाब में, उसकी 37 साल की एज है, तो उसको आज तक ये था कि मेरे को फैक्टर 8 की प्रॉब्लम है। तो 37 साल के बाद अभी हमने, जब उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो उसको रिपीटेड जब हमने बोला कि भैया टेस्ट कराओ, तो जाके उसने टेस्ट करवाए सारे, तो उसको पता चला कि वो फैक्टर 9 का पेशेंट है। तो जब उसका फैक्टर 9 लगाया तो 5 मिनट में उसकी ब्लीडिंग बंद होगी। मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी उसको, ओरल। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका कौन सा फैक्टर डेफिशिएंसी है वो टेस्ट हो। सेकंड पार्ट है कि आपका लेवल क्या है फैक्टर्स का। थर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके इनहिबिटर्स तो नहीं हैं, क्योंकि अगर इनहिबिटर्स हैं तो सर्जरी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए सबसे पहले तो इतना बाईपासिंग एजेंट है वो जटाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इनहिबिटर्स नहीं है, फिर सर्जरी हो सकती है, हो जाती है। इनहिबिटर वाले पेशेंट्स की भी सर्जरीज हो जाती हैं, ये नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा ज़बरदस्त चाहिए, पूरा फैक्टर्स वगैरह चाहिए, तो जाके वो हो सकती है, और अच्छे सेंटर से होती है वो सर्जरी। तो सेकंड इसमें है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं हीमोफिलिक में। हीमोफिलिक में एक तो यही है कि आपका सर्जरी हुई है और आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही, और ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, एक तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उसके लिए पहले तो ये क्या करते हैं कि आपको
फैक्टर देके उसके बाद इमीडिएटली आधे घंटे बाद आपका दोबारा फैक्टर लेवल टेस्ट करते हैं कि उसका लेवल कितना आ गया, 100% अचीव हो गया, तो जाके सर्जरी करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन आ सकती कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, तो वो वैसे मैनेज हो जाती है, कोई इतनी वो घबराने वाली बात नहीं है, उसमें ब्लड दिया जाता है। तो नॉर्मली जो सर्जरीज देखी गई हैं उनमें मीन्स जिनमें 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो उनको विदाउट एक्स्ट्रा ब्लड दिए भी हिप रिप्लेसमेंट हो जाती है। मीन्स इतना ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता कि उसको ब्लड देने की ज़रूरत हो। कि 12 से 14 ग्राम वाले जो लोग हैं उनकी सर्जरी होने के बाद भी 8.5-9 ग्राम तक ब्लड होता है, जो कि 15 दिन 1 महीने में वो रिकवर कर जाती है। तो मेन तो इसमें हीमोग्लोबिन का ही होता है कि अगर 8 से कम हो जाए तो सोचते हैं कि चलो इसको हम और एक्स्ट्रा ब्लड दे दें। तो सेकंड है इसमें कि जो ब्लीडिंग आपकी अगर होगी ज़्यादा, है ना, ड्यूरिंग सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिवली ज़्यादा खतरा होता है कि सर्जरी होने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो उसको भी ये मॉनिटर करना पड़ता है कि सर्जरी के बाद आपका हीमोग्लोबिन लेवल तो नहीं गिर रहा, कितना गिर रहा है, सेकंड डे कितना है, थर्ड डे कितना है, तो वो पूरा ये लोग मैनेज करते हैं। तो मेन ये कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर अंदर सर्जरी होने के बाद ब्लीडिंग हो और उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो आपका इम्प्लांट फेलियर होने का खतरा होता है। और कोई इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो एक तो ये है कि इसमें सर्जरी आप अच्छे सेंटर से करवाएं और जिससे आपकी इम्प्लांट अच्छी तरह से चूज़ किया जाए, क्योंकि इम्प्लांट्स एक तो मैंने बताया कि सीमेंटेड इम्प्लांट्स होते हैं, एक नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स होती हैं। हीमोफिलिक में नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स से यूज़ करते हैं। तो सेकंड ये है कि एक सिंगल मोबिलिटी एक ड्यूल मोबिलिटी वाले इम्प्लांट्स होती हैं। सिंगल मोबिलिटी वाले में 2 पार्ट ही होते हैं, एक तो ये स्टेम वाला पार्ट हो गया, एक कप वाला हो गया। ड्यूल मोबिलिटी वाले में 3 पार्ट होते हैं, उसमें ये कप के अंदर एक और डिस्क होती है, ऐसे डबल कप होता है, उसके अंदर ये इम्प्लांट जाएगा। उससे क्या है कि आपकी ये रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाती है और थोड़ा आपकी जो लेग वगैरह बेंडिंग है वो आपकी अच्छी हो जाती है। तो आजकल वैसे तो सभी ड्यूल मोबिलिटी इम्प्लांट्स ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो सिंगल मोबिलिटी इम्प्लांट्स प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन ड्यूल मोबिलिटी ही बेस्ट है और अच्छी कंपनी का इम्प्लांट लगवाएं जो भी लगवाना है। और सेकंड इसमें एक डिसीज़न लेना होता है डॉक्टर ने कि शॉर्ट इम्प्लांट डालें, शॉर्ट स्टेम या लॉन्ग स्टेम। जो आपकी लेग के अंदर, फीमर के अंदर जो स्टेम जाता है वो 2 तरह का होता है, एक छोटा वाला, एक लंबे वाला। वो डिसीज़न लेना होता है, वो सभी आपकी बोन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बोन कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से ये सर्जरी करती है। तो लास्ट में यही है कि अच्छे सेंटर से सर्जरी करवाएं और छोटी एज में सर्जरी अवॉइड करें। आप अगर छोटी एज है, 20-22 साल 25 साल है, तो वो लोग इस फिज़ियोथेरेपी से रिकवर कर जाते हैं। प्रॉपर उनको फैक्टर्स दिया जाए और फिज़ियोथेरेपी, और अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट हो तो 15 दिन भी आप फिज़ियोथेरेपी कर लो ना, 15 दिन 1 महीना, तो अच्छे तरह से आप रिकवर कर जाते हैं। तो एज कम से कम 30-35 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो ही आप सर्जरी के लिए सोचें। और लास्ट में मेरा मैसेज यही कि किसी ने भी सर्जरी से घबराना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, जहाँ पे पूरी फैक्टर टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो इन हाउस। और इन हाउस का मतलब उसी हॉस्पिटल में फैक्टर टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ से ही करवाएं, तो सर्जरी आपकी सक्सेसफुल होगी। कोई इतना वो नहीं है। इवन नी रिप्लेसमेंट से हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादा कामयाब है। इसमें एक तो पेन का इशू है ही नहीं, मीन्स हिप रिप्लेसमेंट में, नी रिप्लेसमेंट में तो पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेट करने के बाद पेन रहता है थोड़ा बहुत,
मीन्स 10 दिन तक आपको मीन्स काफ़ी पेन रहता है। तो जो हिप रिप्लेसमेंट है इसमें पेन कम होता है, इसमें पेन का इशू नहीं है। वैसे तो अगर हो भी तो वो मैनेज कर लेती हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली मॉर्फिन पंप वगैरह होता है वो लगा देती हैं, तो उससे मैनेज हो जाती है। लेकिन हिप रिप्लेसमेंट में ये है कि वो नस वगैरह कट जाती है जब वो सर्जरी करती हैं, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, इशू नहीं है। तो आपके ऑर्थोपेडिशियंस को सब मालूम ही होता है कि कैसे करना, तो उससे पेन का इशू कोई इतना नहीं रहता। तो जो फर्स्ट हिप रिप्लेसमेंट की नॉर्मल बंदे में सर्जरी हुई थी वो 1960 में हुई थी और साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो वो सर्जरीज़ भी मीन्स कामयाब रही है। उनमें से 90 से 95% जो सर्जरीज उन्होंने की थी शुरू में, वो भी कामयाब रही है। 10-15 साल उनके जो जॉइंट्स बढ़िया चल गए। तो अभी तो इसमें बहुत एडवांसमेंट आ गई है, तब सिंपल इम्प्लांट्स थे, अभी इम्प्लांट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो इसलिए कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। So that's all for today's session. It's Dr. Birinder Brad on Hemophilia Society, Faircourt chapter. Thank you, friends. Stay blessed, stay healthy.